पिछले लेक्चर में हमने शीत युद्ध का जो लास्ट फेज था कोल्ड वॉर का षष्ठ चरण छठा चरण वो देख लिया था 1989 तक। और इसके बाद जो है वो शीत युद्ध का फॉर्मली अंत हो जाता है, औपचारिक रूप से अंत हो जाता है। उसका कारण ये था कि जो दूसरी बड़ी महाशक्ति थी सोवियत संघ यूएसएसआर, उसका 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो शीत युद्ध के अंत में 89 के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं, वर्ष 2000 तक आप कह सकते हैं या 1995 तक बेसिकली वो कह सकते हैं, वो सब शीत युद्ध के अंत से कैरेक्टराइज्ड होती हैं। अब शीत युद्ध का जो अंत हुआ है 1989 से शुरू होता हुआ, वो उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें इतनी रिमार्केबल इंसिडेंट्स हैं कि मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी कभी ना भुलाई जाने वाली इंसिडेंट्स में से शामिल है, खासकर सोवियत संघ का विघटन होना। तो आज हम देखते हैं शीत युद्ध के अंत, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1980s में यूएसए के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वो आते हैं सत्ता में, और वो जो है वो एक स्टार वार, मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़ा सा वो वॉर प्रोवोकिंग यानी कि युद्ध को उकसावा देने वाले एग्रेसिव लीडरशिप की बात करते हैं। तो स्टार वार कार्यक्रम में यानी कि जो युद्ध है उसको अंतरिक्ष तक, आउटर स्पेस तक ले जाने वाली जो बात थी, सैटेलाइट, दुश्मन के सैटेलाइट मारने हैं या कुछ इस तरीके की बातें, तो वो जो स्टार वार कार्यक्रम था उसके समर्थक होते हैं। अब स्टार वार कार्यक्रम असल में क्या है कि एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी यूएसए की थी। यूएसए को ये सूचना मिल रही थी कि सोवियत संघ की जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे ह्रास की तरफ है, और उसको हथियारों की दौड़ में उलझा अगर दिया जाए तो हो सकता है कि उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए या उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो जाए कि वो उबर ना पाए। तो क्योंकि स्टार वार कार्यक्रम को एक आप ये कह सकते हैं कि एक जिसे कह सकते हैं कि एक हवाई बात ज़्यादा थी, इसको प्रैक्टिकली बहुत हद तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो ये एक निकाला जा सकता है निष्कर्ष कि ये जो शीत युद्ध, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक प्रकार का जिसे कहते हैं कि ये हवा टाइप का ज़्यादा था, एक हवाई बात ज़्यादा थी, एक स्ट्रेटजी थी कि उस स्ट्रेटजी के माध्यम से यूएसए ये करना चाहता था कि वो सोवियत संघ को हथियारों की दौड़ में उलझाना चाहता था, और लास्ट में वो हुआ भी, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। जहाँ तक सोवियत संघ की बात है, 1985 में जो इनके जो महासचिव थे वो बने मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो एक नया विजन लेकर के सामने आए, और उन्होंने दो कार्यक्रमों की शुरुआत की बेसिकली। एक का नाम था पेरिस्ट्रोइका, रशियन में ये वर्ड है, मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगा, पेरिस्ट्रोइका। और दूसरा जो कार्यक्रम था उनका ग्लास्नोस्त। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण, और ग्लास्नोस्त का मतलब होता है ओपननेस यानी कि खुलापन। तो बेसिकली बात ये कर रहे थे मिखाइल गोर्बाचोव कि यूएसएसआर में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल है, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के रूल, ये नहीं होना चाहिए कि सिंगल पार्टी ही रूल करे, और हम जो है वो अपना हर फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में यानी कि ओपननेस अपनाएंगे, खुलापन यानी कि ग्लास्नोस्त। तो ग्लास्नोस्त का मतलब क्या है कि ओपननेस, ग्लास्नोस्त। और पेरिस्ट्रोइका कि एक ही पार्टी का जो रूल है वो नहीं चलेगा, आप बाकी पार्टियों को भी फोस्टर करने की, उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त दीजिए। इसके अलावा इकोनॉमिक क्षेत्र में ओपननेस कैसा है कि अपना मार्केट हम दूसरे कंट्रीज़ के लिए खोलेंगे, ऐसा नहीं है कि बंद इकोनॉमी रहेगी। जैसे जिस ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं आज, वो उसकी शुरुआत मिखाइल गोर्बाचोव ने करने की कोशिश की कि हम विदेशी व्यापार को खोलें, बाहर की कंपनियां यहाँ आ सकें, उसके लिए हम प्रयास करें। पुनर्निर्माण की मतलब क्या था कि हम जो है कम्युनिस्ट पार्टी का भी, और देश की अर्थव्यवस्था का भी, और देश की सारी चीज़ों का, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी विदेश नीति के जो सुधार हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, उनको गति दें। तो एक बड़ा रिफॉर्मेटिक और बड़ा आइडियलिस्टिक व्यू था मिखाइल गोर्बाचोव का। लेकिन एक स्कॉलर ने इसकी तुलना, मिखाइल गोर्बाचोव की जो तुलना की है वो एक रेडियो मैकेनिक से की है, जिसने रेडियो तो खोल दिया और रेडियो में जो कमी थी वो भी सही कर दी,
लेकिन उसको दोबारा से असेंबल कैसे करना है वो ये भूल गया। उसको ये आया नहीं कि कैसे दोबारा से उसको असेंबल किया जा सके। हुआ भी यही कि यूएसएसआर जो था उसको जब रिफॉर्म किया गया, वहाँ ओपननेस की बात की गई, तो एक एक करके उसके जो कंट्रीज थे, बाकी कंट्रीज रशिया के साथ के, यानी कि रशिया प्लस 14 और कंट्रीज इसके साथ थे, 14 कंट्री और थे यूएसएसआर। रशिया प्लस 14 कंट्रीज इज इक्वल टू यूएसएसआर। तो ये जो 14 कंट्री थे, ये जो है जब इन्होंने इनको आज़ादी मिली, ओपननेस मिली और पुनर्निर्माण की बात इन्होंने शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमको आपसे आज़ादी चाहिए। तो जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े थे मिखाइल गोर्बाचोव, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के फेर में, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट टास्क, द यूएसएसआर विटनेस्ड एंड अ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि उस लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 14 कंट्रीज, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, जो 1991 में, ये घटना है 1991 की। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और इससे शीत युद्ध का अंत हो जाता है। अब आप देखें कि इसका रीज़न क्या था। रीज़न आप सबसे पहले ये समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान वॉर, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, अफगानिस्तान वॉर की वजह से यूएसएसआर जो है वो कमज़ोर हो गया था। ठीक, तो रीज़न क्या थे? सोवियत डिसइंटीग्रेशन थे, या सोवियत डिसइंटीग्रेशन या बिखराव के, विखंडन के कारण क्या थे? एक तो है अफगानिस्तान वॉर, युद्ध, इसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था रह गई। दूसरा, उसकी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसमें कोई बाहर का निवेश नहीं आ रहा था, तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो खराबी की तरफ थी, ड्यू टू वॉर एंड अदर इंटरनल फैक्टर्स। तीसरी चीज़ ये थी सबसे इंपॉर्टेंट कि सोवियत संघ और अफगानिस्तान की जो लड़ाई में एक बात निकल के सामने आई कि जो मेंबर कंट्रीज थे यूएसएसआर के, जैसे यूक्रेन फॉर एग्जांपल, बेलारूस, लताविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज थे, इनकी एक ही बात थी कि जो खतरनाक मोर्चे थे अफगानिस्तान में, उनमें इन मेंबर स्टेट को भेजा जाता था और रूसी सैनिक नहीं लड़ते थे। यानी कि जो इनके मेंबर स्टेट थे, यानी कि सदस्य राज्य थे यूएसएसआर के, जिनमें यूक्रेन था, जो बाद में अलग हुए 91 में, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने रशियन लोगों में और उनके देश के लोगों में भेदभाव की शिकायत की। यानी कि उनके मन में एक असंतोष था, एक डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फैक्शन था कि भाई हमारे साथ वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जो कि यूएसएसआर में रशियन लोगों के साथ हो रहा है। तो इन सारे कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, और मैं आपको बता चुका हूं उसमें अमेरिका की भी पॉलिसी थी कि उन्होंने स्टार वार कार्यक्रम में यूएसएसआर को उलझा के रख दिया था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव की सोच बहुत अच्छी थी, वो देश का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, उसको उदार बनाना चाहते थे, लेकिन इस उदारवाद का जो परिणाम हुआ वो थोड़ा सा सही नहीं हुआ, सोवियत संघ का स्वयं का विघटन हो गया। जैसे मैंने कहा कि एक स्कॉलर ने इनकी तुलना रेडियो मैकेनिक्स से की है। तो अब हम देखते हैं कि और कौन सी घटनाएं ऐसी थी जिससे ये पता लगा कि हाँ, सोवियत संघ का जो है विघटन के बाद से शीत युद्ध समाप्त हो गया है। पहली बात तो मैंने अपने पीछे के प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया आपको कि बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, और जर्मनी को, बर्लिन यानी कि जर्मनी की राजधानी, और जर्मनी को दो भागों में बांटा गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, और बर्लिन को भी दो भागों में बांटा गया था। तो 1989 में एक बड़ी रिमार्केबल इंसिडेंट है, जो बर्लिन वॉल थी उसको डिमोलिश कर दिया लोगों ने, डिमोलिशन यानी कि बर्लिन की दीवार का ढहना। लोगों ने खुद ही, जो जर्मनी के लोग थे, जो बर्लिन के लोग थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के लोग थे, उन्होंने बर्लिन में जो दीवार बनाई गई थी सोवियत संघ और यूएसए के द्वारा, या बेसिकली सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी, उस दीवार को स्वयं ही अपने आप ही लोगों ने जो औजार थे, हथौड़े वगैरह लेके, छेनी वगैरह लेके खुद ही तोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है दीवार तोड़ना, लेकिन क्या है कि एक सिंबल था कि अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोई शीत युद्ध नहीं बचा है, और लोग इस डाइवर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बर्लिन एक दूसरा कंट्री है, जर्मनी एक दूसरा कंट्री है, और जर्मनी आपकी राजनीति अपने देश में क्यों इम्प्लीमेंट करेगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां थी वो अलग थी, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। तो बर्लिन की दीवार का ढहना एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि दीवार का ढहने का मतलब है कि अमेरिका
और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की दीवार भी ढह गई है। और इसी के क्रम में 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये हुआ। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि शीत युद्ध के अंत की तरफ हम जा रहे हैं, 89, 90 और फाइनली 1991, जिसमें कि सोवियत डिसइंटीग्रेशन या सोवियत विखंडन हो जाता है। तो आप इस दौर में देखें कि जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हुए हैं इस कोल्ड वॉर के समाप्त होने पर, इसके परिणाम या रिजल्ट क्या है। पहली बात तो यह है कि यूएसए बिना किसी विरोध के अब एक प्रकार का एकमात्र घोषित महाशक्ति है। अब यूएसएसआर तो बचा नहीं, उसका तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, सिंगल सुपर पावर। ये स्थिति मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि 1991 से जब सोवियत संघ टूटा उससे 2005 तक बनी रही है। 2005 के बाद मैं ये मानता हूँ कि इराक वार के बाद यूएसए की जो शक्ति है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेशन की तरफ गई है, ह्रास हुआ है उसका। और दूसरी बात क्या था कि जो वैश्विक राजनीति है वो यूएसएसआर का ब्लॉक तो बचा नहीं है, तो यूएसएसआर का ब्लॉक ना बचते हुए रशिया ने वो सारे जो यूएसएसआर के टूटने से जो वैक्यूम पैदा हुआ था वो रशिया ने भरने की कोशिश की है। यानी कि अब जो यूएसएसआर को लाभ मिल रहा था वो अब रशिया को मिल रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप थी सोवियत संघ के पास, सोवियत संघ तो टूट गया है, तो वही परमानेंट मेंबरशिप अब रशिया के पास आ गई। और तीसरी चीज़ ये है कि वर्ष 2005 के बाद बहुत सारी शक्तियों का, नई शक्तियों का उदय हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन, जिसमें आप कह सकते हैं इंडिया, जिसमें कह सकते हैं जापान, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइना। इन शक्तियों का उदय हुआ है वैश्विक लेवल पे। और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक अमेरिका की शक्ति कम हुई है और एक नए समीकरण वैश्विक राजनीति में बन रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर एक भारतीय होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी घटनाएं जो इस सब कॉन्टिनेंट में हो रही हैं वो शीत युद्ध की राजनीति का परिणाम है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, सोवियत इन्वेजन की वजह से भारत में भी प्रभाव पड़ा, कश्मीर में प्रभाव पड़ा, और शीत युद्ध के अंत की वजह से भी भारत पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत का जो ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता था सोवियत संघ, वो अब नहीं था, अब तो रूस है। तो रूस नई परिस्थितियों में है, रूस इतना ताकतवर नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकता है। तो अब आपकी पॉलिसी को शिफ्ट होना ही था, आपने अमेरिका से अपने अच्छे रिलेशन बनाने ही थे। तो उस समय स्थिति हम देख सकते हैं 1998 से ऑनवर्ड्स इंडिया और यूएसए के बीच में अच्छे रिलेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शीत युद्ध का लेक्चर आज हम यहाँ पर एंड करते हैं।